हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की हमारी क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो एमए हिस्ट्री डिपार्टमेंट से कर रहे हैं और सेमेस्टर 1 में इंड सेम का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन में हो तो भी आप सभी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो को आप लोग ज़रूर एंड तक देखना। यहाँ पे हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे कंटेंट को लेकर के आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इन सभी से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। यहाँ पे हम ना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इतिहास से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड वो सभी टॉपिक को हम कवर करते हैं जो आपका एग्ज़ाम में आ सके, चाहे वो आपका कंपटीशन लेवल में हो या फिर आपका कोई डिपार्टमेंट वाइज ही क्यों ना हो। ठीक है, आप यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, तो आप सभी के लिए प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो यदि अच्छी लगेगी तो चैनल को सपोर्ट करना यार, ठीक है, और दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम बेसिकली इतिहास के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं बीती हुई घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। इसमें ना केवल भूतकाल बल्कि इसमें वर्तमान और भविष्य को भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, कैसे हम जोड़ सकते हैं इसको? तो यार जो हमारे पीछे घटना घटित हुई है, यदि हम उसको अच्छी तरीके से अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो आने वाला जो हमारा भविष्य है और जो अभी वर्तमान हमारा चल रहा है, वो हमारा सुधर सकता है। जो गलतियाँ हम पीछे किए थे, वो गलतियों को अगर हम पढ़ लें, अच्छे तरीके से समझ लें, तो आने वाले भविष्य में हम वो गलतियाँ दोबारा यदि नहीं करते हैं, तो उस समस्याओं से भी हम निजात पा सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इतिहास न केवल भूतकाल से संबंधित है बल्कि वर्तमान और भविष्य से भी इसका संबंध है। अतीत यानी कि भूतकाल की घटनाओं से हम वर्तमान में प्रेरणा लेकर के भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, या फिर कहे तो भविष्य के प्रति सजग रहते हैं। ठीक है, इतिहास पृथ्वी की धरातल पर घटित सभी घटनाओं का द्योतक है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी क्षेत्र की बात करें हम। यदि हम इसकी अर्थ की बात करें तो हिस्टोरी मतलब इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति हो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है खोजना या फिर जानना, और यह शब्द अतीत की घटनाओं की ओर संकेत करती है। और जो पहली बार हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम अगर कहे कोई उपयोग किया था तो वो थे ग्रीक लेखक हेरोडोटस। यही वजह से आज हम इतिहास के पिता के रूप में हेरोडोटस को भी हम जानते हैं। ठीक है, और हिस्ट्री के अगर हिंदी शब्द बोले तो इसका मतलब इतिहास होता है। यदि इसको हम विच्छेद करें तो इति जोड़ हा जोड़ आश, इसका मतलब होता है ऐसा ही हुआ था। ठीक है, अब जान लेते हैं इसकी परिभाषा। तो देखो यार, अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अकॉर्डिंग परिभाषित किया है इतिहास का। ठीक है, जैसे कि E.H. कार के अनुसार अगर देखें तो वस्तुतः इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतःक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। इन्होंने इस प्रकार से इसको परिभाषित किया है। जबकि डोनाल्ड वी गॉरिस्की ने इसको क्या कहा है, तो इतिहास विगत मानवीय समाज की मानवतावादी एवं आख्यात्मक अध्ययन है जिसका उद्देश्य वर्तमान के संबंध में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना तथा अनुकूल भविष्य को प्रभावित करने की आशा जागृत करना है। तो अलग-अलग इतिहासकारों और विद्वानों ने इसको अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया है। ठीक है, यदि इसके स्वरूप के ऊपर बात करें कि इतिहास की स्वरूप कैसी है, क्या ये विज्ञान है या फिर कला है, यदि हम इसके ऊपर जिक्र करें तो चलिए देखते हैं। तो इतिहास से संबंधित इन समस्याओं पर पर्याप्त समय से वाद विवाद चल रहा है, मतलब बहुत लंबी समय से इसके बाद विवाद चल रहे हैं इतिहासकारों के बीच और वैज्ञानिकों के बीच कि एक्चुअली ये है क्या। ठीक है, ये एक्चुअली है क्या? तो कुछ विद्वान इतिहास को केवल विज्ञान बताते हैं, तो कुछ इसे कला बताते हैं। इसके वास्तविक स्वरूप को देखना ही यहाँ हमारे ध्येय है, और इसके स्वरूप के संबंध में प्रचलित धारणाओं को देखने से पूर्व हमें ये जानना होगा कि विज्ञान क्या है? क्योंकि तभी तो हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं ना कि इतिहास विज्ञान है या फिर कला है। तो सबसे पहले यदि हम इतिहास के बारे में देखें विज्ञान क्या है, तो विज्ञान नियमित ज्ञान है जो कि प्रयोगात्मक तथा निरीक्षात्मक ढंग से प्राप्त किया जाता है। अगर इसको सरल शब्दों में कहें तो क्या कह सकते हैं, प्रकृति के किसी विभाग के कार्य कारण संबंध में ज्ञान के क्रमबद्ध संग्रह को विज्ञान कहते हैं। मतलब कि किसी भी ज्ञान को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अगर हम उसको अरेंजमेंट करते हैं, जो साक्ष्यों को अरेंजमेंट करते हैं, उसके ऊपर अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। और इस प्रकार विज्ञान ज्ञान का वह भंडार है जिसमें निरीक्षण करते हैं हम, परीक्षण करते हैं एवं प्रयोगों के द्वारा प्रकृति की समानता एवं असमानता का अध्ययन करते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो चलिए प्रश्न आता है कि क्या इतिहास एक विज्ञान है?
कई इतिहासकारों का मत इससे अलग है, विपक्ष में है। चलिए कौन कहता है या फिर कौन कहता है कि इतिहास विज्ञान नहीं है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इतिहास देखो विपक्ष में जो इसका चर्चा किया गया है वो क्या कहते हैं इसके विपक्ष वालों ने, इतिहास किसी निश्चित सिद्धांत अथवा आदर्शों पर आधारित नहीं है। इसके द्वारा हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। जब इसके द्वारा किसी निश्चित सिद्धांत की स्थापना नहीं हो पाती तो उसके विज्ञान की संज्ञा किस प्रकार प्रदान की जा सकती है। सही बात है यार, ये भी कहना उचित है। तो हम लोग तो विद्यार्थी है ना, तो हम लोग को दोनों पक्ष को जानना होगा और फिर एक समालोचन कहे तो एक दोनों की तरफ से आलोचनात्मक तो नहीं कह सकते, समालोचनात्मक मतलब कि पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ों को हम लोग को जानना होगा और बुक में या फिर कहे तो हम लोग जब एग्ज़ाम लिखते हैं तो वहाँ पे लिखना भी होगा पक्ष और विपक्ष दोनों को। ठीक है? तो 2 पॉइंट आप लोग ज़रूर डिस्कशन करना इस बात को और इसके तथ्यों में सदा विषमता होती है और उनमें एकरूपता का अभाव होता है। दूसरा पॉइंट बताता है कि इतिहास की वैज्ञानिकता के विरुद्ध सबसे बड़ा तर्क यह है कि इतिहास एक ऐसा विषय है जो मनुष्य की इच्छा तथा उनके कार्यों का विवेचना करता है। क्योंकि मनुष्य की इच्छाओं पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सकता तथा वह अपने विचारों के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, अतः ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किसी निश्चित नियम का निर्धारण नहीं हो पाता, इसलिए हम इसके इतिहास को विज्ञान नहीं कर सकते। लेकिन एक कुछ हमारे पास इतिहासकार हैं जो इसको विज्ञान मानते हैं। देखते हैं, तो जो विद्वान इसकी वैज्ञानिकता की पुष्टि करते हैं, उनका मत है कि इतिहास की वैज्ञानिकता के विरुद्ध जो विचारधाराएँ हमें प्राप्त हैं, उनमें हम व्यर्थ अथवा निराधार नहीं कह सकते। हमें इन विचारधाराओं की वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ेगी और यह पूर्णतः सत्य है कि इतिहास भौतिक विज्ञान की भांति एक शुद्ध विज्ञान तो नहीं है और न ही इसमें प्रयोग किए जा सकते हैं, परंतु इतिहास अनेक घटनाओं का विवरण है जो किस प्रकार, कब, क्यों तथा कहाँ घटित हुआ, उन सबका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निष्पक्ष विवेचना करता है। इस कारण हम इसे विज्ञान कह सकते हैं क्योंकि जिस ज्ञान का आधार तथ्यों पर आश्रित होता है वही तो विज्ञान कहलाता है ना। तो हमने दोनों पक्षों को देख लिया। अब दोनों पक्षों को देखने के बाद हम इसको एक निष्कर्ष में क्या कह सकते हैं कि हम उपर्युक्त विवेचना द्वारा इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि इतिहास विज्ञान तथा कला दोनों का समन्वय है। ठीक है। जब जब यह सत्य की खोज करता है तब विज्ञान है और जब वह उनके सत्यों का प्रतिपादन तथा वर्णन का विषय है तब वह कला है। हम इस प्रकार से विवेचना कर सकते हैं और इस प्रकार इतिहास वह माध्यम है जिसमें ज्ञान तथा क्रिया अविभाजित ऐक्य प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये बात को आप लोग जरूर ध्यान रखना दोस्तों। हमारे इस प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका कवर हो गया। अगले बात करते हैं स्कोप ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का क्षेत्र। कहाँ-कहाँ तक ये क्षेत्र इसके इतिहास की है, कहाँ तक ये फैली हुई है, इसका ब्रॉड चर्चा करेंगे। तो इस इतिहास के अर्थ एवं परिभाषाओं की विवेचना से स्पष्ट हो गया कि इतिहास का क्षेत्र अति विसंगत है जो कि आदि काल से आधुनिक काल तक देश काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप सतत परिवर्तनशील है और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे ये कहा गया है कि आप प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक के समय को देखें, तो आप देख सकते हैं लोगों में जिस प्रकार से चेंजेस हो रही हैं, परिवर्तन हो रही हैं, उसी प्रकार से लोगों की सामाजिक आवश्यकता के अनुसार इतिहास में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। अतीतकालीन समाज का क्रमबद्ध एवं यथार्थ चित्रण करना ही इतिहास का लक्ष्य है। ठीक है? अतः इतिहास में किसी सभ्य समाज से संबंधित ऐतिहासिक दशा, वातावरण, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, संवैधानिक, कानूनी, न्याय एवं सुरक्षा व्यवस्था आदि से संबंधित विवरणों का उल्लेख करना अति आवश्यक है। यही तो स्कोप है ना, यही तो क्षेत्र है जिन क्षेत्रों में हम इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। क्षेत्र की व्यापकता के कारण इनका उचित विवरण प्रस्तुत कर पाना तो इतिहासकार के लिए अत्यंत कठिन कार्य है। इतिहास को न केवल प्राचीन, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में वर्गीकृत किया गया है और अन्य शाखाओं पर अनुसंधानित प्राप्त विशिष्ट ज्ञान में भी वर्गीकृत किया गया है। जैसे कौन-कौन क्षेत्रों में हम इसको स्कोप दे सकते हैं। तो ये तो हम लोग बेसिकली जानते हैं प्राचीन, आधुनिक और मध्यकालीन। ये तीनों जानते हैं हम लोग। इसके अलावा सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, विश्व इतिहास, ये सारे क्षेत्रों में इसका स्कोप को हम देख सकते हैं। ठीक है? आगे हम बात करते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना और हाँ ना, आप लोग को यदि नोट्स चाहिए ना इसका, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाना। हिस्ट्री के जीत के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे आप लोगों को इसका नोट्स मिल जाएगा। मतलब कि ये पीडीएफ आपको मिल जाएँगे। ठीक है? और हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा। वहाँ पे हमने टॉपिक वाइज़ सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कई अन्य एग्ज़ाम को ही क्यों तैयारी ना कर रहे हो, दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों।
आगे चलिए बात करते हैं प्राच्यवाद को लेकर के। ठीक है, ओरिएंटलिज्म। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राच्यवाद क्या है? तो पूर्व में पाए जाने वाले तथ्यों की नकल या फिर प्रतिनिधित्व है। आमतौर पर पश्चिमी लेखक, डिजाइनर और कलाकार ये प्रस्तुतियां बनाते थे और वे प्रदर्शन कलाओं सहित और बहुत कुछ में पाए जा सकते हैं। जैसे यह शब्द पहली बार जो है ना 1978 में एडवर्ड सैयद के द्वारा लाया गया था या फिर गढ़ा गया था। तो प्राच्यवाद की जो संकल्पना है वो 1978 में आया था एडवर्ड सैयद के द्वारा। भारत में इसका क्या परिप्रेक्ष्य है वो देखते हैं। तो प्राच्यवाद, जिसको हम ओरिएंटलिज्म कहते हैं, ब्रिटिश शासकों और शिक्षाविदों के बीच प्रचलित एक विचारधारा थी ये, जिन्होंने तर्क दिया था कि भारत को अपने स्वयं के रीति रिवाजों और कानून के अनुसार शासित किया जाना चाहिए, जो उन लोगों के एंग्लिकनवाद के विपरीत था, जो दावा करते थे कि भारत को ब्रिटिश परंपरा और कानून के अनुसार नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में अगर देखें प्राच्यवाद को, तो वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में कंपनी की सरकार ने ऐसी नीतियां अपनाई जो प्राच्यवाद के शुरुआती उदाहरण थे। इस परंपरा का मार्गदर्शन विचार यह था कि विजित लोगों को उनके अपने कानून के अनुसार शासित किया जाना था और ब्रिटिश शासन को खुद को भारतीय मुहावरे में वैध बनाने के लिए यह जरूरी भी था। ठीक है, तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसको जरूर याद कर ले और यदि चाहे तो इसका नोट्स भी बनाना चाहे तो बना ले सकते हैं। ठीक है, प्राच्यवाद का इतिहास है यहाँ पे। तो एशिया, यहाँ पे लिखा गया है कि एशियाई समाजों की बोलियां, प्रकाशनों, आस्थाओं, विचारों, इतिहासकात्मक प्रयासों और कानूनों का अध्ययन विशेष रूप से प्राचीन काल से 18वीं और 19वीं शताब्दी में प्राच्यवाद के रूप में जाना जाता है। तो प्राच्यवाद में एक बेसिक हम लोगों के पास जानकारी ये हो गई कि प्राच्यवाद जो है पुरानी जानकारियों या पुराने सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करना होता है और उसके अनुरूप चलना ही प्राच्यवाद कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों कि इतिहास का संबंध किस प्रकार से समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, भूगोल के साथ है। तो इतिहास का भूगोल के साथ समन्वय देखें या फिर इसका संबंध देखें, तो इतिहास भूगोल से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अगर कहे जॉन के शब्दों में, तो जॉनसन के अनुसार भूगोल के बिना इतिहास तथा इतिहास के बिना भूगोल की संकल्पना कर पाना असंभव माना गया है। एक अन्य इतिहासकार हैं घाटे, उनके शब्दों में कहे तो मानव को अपनी भूमिका का अभिनव या अभिनय करने के लिए भूगोल एक रंगमंच प्रस्तुत करता है। इतिहास में जितना मानव तत्व प्रमुख है, उतना ही भौगोलिक तत्व भी महत्वपूर्ण रखता है या महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। मानवीय तत्वों से क्या प्राय है सर? इसका मतलब है इच्छा शक्ति, परिश्रम एवं ज्ञान। ये सभी भौगोलिक परिस्थितियों को परिवर्तित करने में सहायता होते हैं या फिर सहायक होते हैं। इतिहास भूगोल परस्पर घनिष्ठता से संबंधित हैं क्योंकि वे मानव गाथा में घटनाओं के घटित होने वाले समय एवं स्थान तत्वों से संबंधित होती है। सीधी सी बात है, आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि यदि हम किसी भौगोलिक विशेष के बारे में चर्चा करते हैं, तो इतिहास वहां पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा इसलिए कि इतिहास का जब हम चर्चा करते हैं तो इससे हम समझ सकते हैं भूगोल के परिप्रेक्ष्य में कि कौन सी घटनाएं किस क्षेत्र में हुई थी, वहाँ की इन्वायरमेंट कैसी थी, वहाँ के लोगों का रहन सहन क्या था, वहाँ की भौगोलिक स्थितियां क्या उन लोगों के परिप्रेक्ष्य में थी सही। ठीक है, और किस ज्योग्राफिकल एरिया, किस बाउंड्री के अंदर वो रहा करते थे। तो भूगोल का इतिहास का बहुत ज्यादा संबंध है। ठीक है, अगर इसका देखें यार तो राजनीति के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ किस प्रकार से संबंध है, तो हम क्या कर सकते हैं, शासकों से आप लोगों को जानकारी होगा कि शासकों की जानकारियां हमारे पास होती हैं। शासक वर्ग की जानकारियां, उसकी राजनीति की जानकारियां, उनकी पॉलिटिकल डिवीजन की जानकारियां। तो ये सारी जानकारियां हमारे किस में आती हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में तो आती है ना। चुनाव व्यवस्था, गणतांत्रिक था, लोकतांत्रिक था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था था, क्या था, वो सारे संबंध तो हमारे इतिहास और विज्ञान के ही परिप्रेक्ष्य में आते हैं। और विज्ञान में कौन सा, तो राजनीतिक विज्ञान। तो दीर्घकाल से नागरिक शास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन, अध्यापन इतिहास के एक अभिन्न अंग के रूप में किया जाता रहा है। वस्तुतः इतिहास से ही राजनीति एवं नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति हुई है और नागरिक शास्त्र मानव के कार्यों का एक नागरिक रूप या कहे तो अध्ययन करता है, जबकि इतिहास मानव के कार्यों के सामाजिक विकास के विवरण प्रस्तुत करता है। कोचर के शब्दों में अगर कहा जाए दोस्तों, तो शासन तथा इतिहास का संबंध कुछ ऐसा है कि जैसा कि वन वनस्पति शास्त्र का वनस्पति से तथा जीवन शास्त्र का प्राणियों से। जबकि फ्रेमिन ने क्या कहा इसको, तो भूतकाल की राजनीति की संज्ञा दी है, मतलब हिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स।
विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों, संविधानों, राजनीतिक संस्थाओं तथा सिद्धांतों का विकास क्रम इतिहास द्वारा पुष्टि की जाती है। यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि उस समय कौन सा वंश का शासन था, शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, विधायिका कैसी थी, कार्यपालिका कैसी थी, संविधान, न्यायपालिका, नागरिकता, अधिकार किस प्रकार से था लोगों के पास। तो ये सारी चीजें हमारे पास कहाँ पे आती हैं? इतिहास में आती है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि इतिहास का संबंध घनिष्ठ रूप से राजनीति विज्ञान के साथ है। ठीक है। इतिहास का संबंध समाजशास्त्र के साथ कैसे है? तो इतिहास अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है जो समाज में घटित हुई है। तो समाज की प्रगति को प्रदर्शित करता है हमारा इतिहास। अर्थात इतिहास सामाजिक कार्यों का विश्लेषण करता है और इससे आधुनिक समाज के व्यवहार को समझने में विशेष सहायता प्राप्त होती है। पालबर्थ एक इतिहासकार है। उनके शब्दों में अगर कहें तो संस्कृति और संस्थाओं का इतिहास समाजशास्त्र को समझने और उसकी सामग्री जुटाने में सहायक होती है। आर्नोल्ड टॉयनबी की पुस्तक स्टडी ऑफ हिस्ट्री में सभ्यता को ऐतिहासिक अध्ययन की इकाई स्वीकार किया गया है और सभ्यता के उत्थान व पतन का मूल्यांकन समाजशास्त्र द्वारा ही संभव है। देखो, इतिहास को पढ़ना कोई कठिन कार्य नहीं है। इतिहास को आप अपने परिप्रेक्ष्य में हमेशा देखो। इतिहास को आप लोग सब जानते हो कि पीछे बीती हुई घटना होती है। अब देखो, इसको हम लोग अपने परिप्रेक्ष्य में कैसे देख सकते हो? तो समाजशास्त्र मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जिस प्रकार से अभी समाज में हमारे घटित घटनाएं हैं किसी भी चीज को लेकर के, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, वो सारे समाजशास्त्र में आती हैं। समाज में जितनी भी घटनाएँ होती हैं, महिलाओं की जो स्थितियाँ हैं, उन समय महिलाओं की स्थितियाँ क्या थी, अभी क्या है, इन चीज़ों का कंपैरिज़न, ये सारी चीज़ें समाजशास्त्र में आती है। राजनीति अभी भी देख रहे हो, चुनाव वगैरह चल रही हैं, ठीक है? अभी भी हमारे पॉलिटिकल डिवीज़न के लिए लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इस क्षेत्र को उस क्षेत्र से। तो वो सारी चीज़ें उन समय भी चलती रहती थी। राजा-महाराजाओं के बीच उस समय होती थी, ठीक है? एक देश का दूसरे देशों से, एक प्रांत का दूसरे प्रांत से हुआ करता था। तो इस प्रकार से आप इतिहास को अगर इंटरलिंक करो, तो हर क्षेत्र में आप इसका विशिष्टता को समझ सकोगे। ठीक है? तो यही सेम यहाँ पे है, इतिहास का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है, तो आप लोग यदि चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे अब हम बात करते हैं दोस्तों, सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी का संबंध और इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ। ठीक है? वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता या फिर व्यक्तिपरकता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग सब जानते हैं कि द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक फ्रॉम हिस्टोरिया। हिस्टोरिया यहाँ पे होगा, ठीक है? हिस्टोरिया यहाँ पे होगा। इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट इवेंट्स। मतलब कि जो इतिहास शब्द, द वर्ड हिस्ट्री, जो इतिहास शब्द है वो कहाँ से आया है? ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से आया है, जिसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संग्रह। कैसी सूचनाओं का? ऐतिहासिक सूचनाओं का। ठीक है? सोर्स आर द बेसिस टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री। और इतिहास को अगर जानना है तो एविडेंस ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और एक किसी भी एविडेंस को अगर हम रिटन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसके 3 पिलर होते हैं, जैसे कि पहला इवेंट्स पास्ट की होनी चाहिए, नॉलेज अबाउट द पास्ट और विशेष जानकारियाँ होनी चाहिए, उस संबंध में पार्टिकुलर फैक्ट होनी चाहिए हमारे पास, सोर्सेस होनी चाहिए हमारे पास और उसके लिए हमारे पास इंटरप्रेटिंग भी होंगी, क्योंकि एक ही इतिहासकार तो है नहीं कि एक ही नॉलेज लेकर के आएगा। अलग-अलग इतिहासकारों का मत विविधता होगी वहाँ पे और यहीं से जन्म होगा आपका थर्ड पॉइंट से ही, थर्ड पिलर से ही, सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है? तो यदि हम सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। सो व्हाट इज सब्जेक्टिविटी? सब्जेक्टिविटी क्या होती है? वस्तुनिष्ठता क्या होती है? तो सब्जेक्टिविटी डिफाइन एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अ पर्सनल फीलिंग और ओपिनियंस। ठीक है? सब्जेक्टिविटी में क्या बताया गया, यहाँ पे डिफाइन किया गया एज अ क्वालिटी बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियन। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? ऑब्जेक्टिविटी डिफाइंड एज अ टर्म इन व्हिच द फैक्ट एंड फिगर्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स। मतलब ये हुआ कि सब्जेक्टिविटी में आपकी व्यक्तिगत होती है निष्ठा, ठीक है? ये व्यक्तिपरक होती है आपका सब्जेक्टिविटी, लेकिन आपका यदि हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करें, तो ऑब्जेक्टिविटी में आपका कहीं भी संबंध नहीं होता है आपसे। आपको यहाँ पे निष्पक्ष होकर के बात करना होता है, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब होता है वस्तुनिष्ठता और सब्जेक्टिविटी मतलब होता है व्यक्तिनिष्ठता। इस प्रकार से अगर हम कहें तो यदि कोई अनुसंधानकर्ता किसी घटना का वर्णन उसी रूप में करता है जिसमें कि वह विद्यमान है, चाहे उसके बारे में अनुसंधानकर्ता का विचार कुछ भी हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिविटी कहेंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठता कहेंगे। ठीक है? लेकिन यदि सब्जेक्टिविटी का बात करें तो उसमें किसी पक्ष का, उसके हितों का जुड़ा होता है, इसलिए उसको हम सब्जेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है? तो ये बात को आप लोग क्लियर कर लेना दोस्तों।
ठीक है। यहाँ पे आपका दोनों के बीच डिफरेंस है कि वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिपरकता में क्या संबंध है। तो आप डिफरेंस बता सकते हो क्या, कि वस्तुनिष्ठता जो है वो जानकारी तथ्यों पर आधारित होती है, ऑब्जेक्टिविटी तथ्यों के ऊपर आधारित होती है, जबकि व्यक्तिपरकता जो कि सब्जेक्टिविटी होती है वो आपकी जानकारी, राय, भावनाएं या फिर भावनाओं पर आधारित होती है, मतलब आपकी पर्सनल फीलिंग्स पर होती है ये। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ आपकी होती है वो आपका निष्पक्ष होती है, किसी के पक्ष में नहीं होता है ये। तो यहाँ से आप इसके डिफरेंस को देख सकते हो। लेखन में वस्तुनिष्ठता का क्या आधार है आप वो बता सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है नीड फॉर सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी, दोनों चीजें के बारे में यहाँ पे लिखी गई हैं आपकी। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं किसके बारे में। तो आगे बात करते हैं इतिहास लेखन की प्राचीन भारतीय परंपरा का विवरण, कि इतिहास लेखन में प्राचीन भारतीय परंपरा किस प्रकार से विकसित हुई। लोगों का क्या राय है प्राचीन परंपरा के बारे में इतिहास लेखन को लेकर के। तो देखो यार, यहाँ पे अपने नोट्स को भी हम शेयर किए हुए हैं कि भारत के इतिहास लेखन की अवधारणा सर्वाधिक पुरानी है। वास्तव में यहाँ इतिहास लेखन की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितना कि वैदिक काल। इतिहास शब्द का प्रथम उल्लेख अगर कहे तो वैदिक वाङ्मय यानी कि ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें इत्यार्थ, व्यानम और इत्यात्यहासिक शब्दों का उल्लेख है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इतिहास लेखन की परंपरा भारत में पुरानी है, जिसकी अपनी अवधारणा, विद्या, शैली तथा स्वरूप था, जिसे आज की दृष्टि से नहीं आंका जा सकता। और यही कारण है कि अनेक विद्वानों ने भारत को इतिहास लेखन की अपरिचित बताया है। मतलब ये हुआ कि हमारी वैदिक काल से ही ये चीजों को लेकर के अवधारणा बनी हुई है कि भारत में ऐतिहासिक परंपरा विकसित नहीं थी, पर ऐसा गलत है, क्योंकि वैदिक काल से भी हम पहले हमारे पास ऐतिहासिक परंपरा थी, लेकिन हम उसे समझ नहीं सके, पढ़ नहीं सके। यही कारण है कि आज हम उसको क्या कहते हैं, कि पहले के लोगों के पास, कि वैदिक काल से पहले के लोगों के पास हमारा ऐतिहासिक लेखन या फिर कहे तो प्राचीन भारतीय परंपरा का जो ऐतिहासिक लेखन होती है उसकी अवधारणा विकसित नहीं थी। ठीक है। और हाँ, ये उचित भी है, सोचना उचित प्राप्त नहीं होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप यदि उसको पढ़ लेते हैं तभी आप विकसित कर सकते हैं कि सच में ये अवधारणाएँ थी या नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, कुछ देर के लिए यहाँ पे हम पॉज़ कर देते हैं। ये आपका निष्कर्ष है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से क्या कहा गया, आरण्यकों और उपनिषदों के काल में इतिहास पुराण की परंपरा पर्याप्त रूप में विकसित हुआ। पर्याप्त यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बात को आप लोग ध्यान रखना, ये आपका निष्कर्ष निकलता है यहाँ पे। ठीक है, इतनी लंबी आपके निष्कर्ष है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, काल विभाजन को लेकर के और नामकरण की आवश्यकता को लेकर के, कि क्या कारण थे कि काल विभाजन किया गया, कि इस फेज से इस फेज को हम लोग एंशिएंट बोलेंगे, इस फेज से इस फेज को मॉडर्न बोलेंगे, और इस फेज को हम मिडिवल बोलेंगे। तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के बीच का विभाजन को लेकर के हम जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए काल विभाजन और नामकरण बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। साहित्योतिहास में इसका अपवाद नहीं है, ठीक है। और काल विभाजन और नामकरण करने से इतिहास में एक प्रकार से कहे तो एक व्यवस्था विकसित हो जाती है, जिससे हम किसी भी ऐतिहासिक घटनाओं को उनके क्रोनोलॉजी ऑर्डर में समझ सकते हैं। और इन्वेलक के शब्दों में अगर कहें कि काल विभाजन के बारे में क्या कहा है, तो उन्होंने ठीक ही कहा है कि काल विभाजन के बिना साहित्य का इतिहास घटनाओं को अर्थ व्यवस्थित करना मनमाना, नामकरण और साहित्य का दिशाहीन प्रभाव हो जाता है। मतलब कि रेनवेलक ने कहा है कि यदि आप काल विभाजन नहीं करते और अंदाज़ी जहाँ से आपको मन करे वहाँ से यदि साहित्यिक स्रोतों का आप अध्ययन करते हो, तो इससे आपका इतिहास सही तरीके से क्रोनोलॉजी ऑर्डर में नहीं होकर के एक दिशाहीन प्रवाह बन जाएगा। इससे आप भी समझ नहीं पाओगे कि कौन सी ऐतिहासिक घटनाएँ कौन सी काल में हुई थी और कौन सी ऐतिहासिक घटनाएँ अब विकसित हुई। वस्तुतः काल विभाजन से साहित्य के विकास की दिशा, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों, विभिन्न परिवर्तनों और मोड़ों का पता चलता है। इसके ज़रिए हम साहित्यिक विशेष की बदलती प्रवृत्ति को समझ पाते हैं और उनका मूल्यांकन भी कर पाते हैं। तो यही मुख्य कारण था हमारे पास कि काल विभाजन क्यों किया जाता है, इसके पीछे का रीज़न।
समय बदलने के साथ साथ युग की परिस्थितियों और प्रवृत्तियां बदलती रहती हैं और इतिहास का अध्ययन करने के लिए प्रत्येक युग की परिस्थितियों और परिवर्तनों पर विचार भी किया जाता है। सही कहा है इन्होंने। क्या कहा गया है यहाँ पे कि देखो यार, जिस प्रकार से समय बदलती है उस प्रकार से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी बदलते रहती है। और यदि आप काल विभाजन नहीं करते कौन सा एज में कौन सी घटनाएं हुई थी, तो आप विशेष रूप से उन सारी परिस्थितियों को नहीं समझ सकते जो एक विशेष समय में घटित हुआ था। क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे कौन सी घटनाएं पहले घटित हुई, कौन सी घटनाएं बाद में घटित हुई। वही चीज़ यहाँ पे आपके लिखी गई हैं, ठीक है? तो ये आपकी मुख्य बातें थी, ठीक है? यहाँ पे लिखा गया है साहित्य का विकास समाज के बीच होता है, ठीक है? और समाज में जब कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो साहित्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं का ही तो समाज से रिलेटेड है ना ये, ठीक है? और इस स्थितियों में कह सकते हैं हम कि साहित्य-ऐतिहासिक काल विभाजन सामाजिक और नाट्य इतिहास में अप्रभावित नहीं रह सकता। मतलब कि यदि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखनी है, यदि समाज में कोई परिवर्तन होता है, तो ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत में भी आपको परिवर्तन करने की ज़रूरत होगी। ऐसा इसलिए कोई काल विभाजन होगी तब तो आप समझ पाओगे। ठीक है, अतः हम क्या कर सकते हैं तो राजनीतिक अथवा सामाजिक इतिहास का सहारा वहीं तक लिया जाना चाहिए, जहाँ तक वह साहित्य की मूल चेतना को प्रभावित करती है। वस्तु साहित्य के इतिहास का युग विभाजन और नामकरण का आधार साहित्यिक प्रवृत्तियों और चेतना ही होनी चाहिए। जैसे कि देखो यार, अलग-अलग लोगों ने इसको अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में देखा है, ठीक है? जैसे कि आपका ऐतिहासिक कालक्रम के क्षेत्र में देखें तो आदि काल, मध्य काल, आधुनिक काल, वही एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न यहाँ पे है आपको, ठीक है? आगे देखें तो शासक और शासनकाल के रूप में विभाजन किया गया किसी लोगों के द्वारा, जैसे एलिज़ाबेथ का युग, विक्टोरियन युग, मराठा युग। तो अलग-अलग इतिहासकारों ने इसका काल विभाजन अलग-अलग तरीकों से किया हुआ है, यही चीज़ यहाँ पे आपकी लिखी गई है। तो ऊपर की तालिका से क्या स्पष्ट होती है? तो स्पष्ट होती है कि साहित्य इतिहास के काल विभाजन और नामकरण के लिए कई प्रकार के आधार ग्रहण किए जाते हैं। कभी किसी साहित्य प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण किया जाता है, तो कभी सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के आधार पर अथवा कभी-कभी तो साहित्यिक और राजनीतिक व्यक्तियों के आधार पर भी, मतलब कि शासक वर्ग के आधार पर भी किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आपके लिखी हुई है डिटेल्स में, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज की टॉपिक कंप्लीट होती है। आप लोग ज़रूर बताना यार कि वीडियो कैसी लगी आप लोग को, और यदि हाँ इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, हिस्ट्री की जीत के नाम से बनी हुई है। और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना दोस्तों। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।